Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. आज की ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर. सो ये पार्ट 1 है. इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें वी विल कंप्लीट दिस एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट एंड वी ऑल्सो डिस्कस द इकोनॉमी ऑफ विजयनगर एम्पायर. सो बहुत कुछ है जानने को, बट बिफोर दैट दोज वो लोग जो पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट. एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्वियसली बीए कोर्सेज, एमए कोर्सेज एंड ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो आप देखेंगे कई दफा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. सो दिस टॉपिक स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट मिडीवल इंडिया, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो बहुत कुछ है जानने को, तो चलिए शुरू करते हैं. सो एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, क्योंकि ये जो विजयनगर एम्पायर है हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 3 सेंचुरीज तक ये चला है. ठीक है. सो वो इसलिए हो पाया, देखो अगर राजा अच्छा है, ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा लंबे समय तक ये सस्टेन भी कर पाएगा. पर खैर हमने देखा कि काफी सारे जो रूलर्स हैं वो वीक थे एंड डायनेस्टी चेंज होती रही. बट अगर हम इसमें से इम्पोर्टेंटली बात करें, सो जो कृष्ण देव राय हैं, ही वाज अ प्रोफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर. तो उसके समय पे आप देखेंगे इस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में काफी प्रोग्रेस हुई है. सो एडमिनिस्ट्रेशन को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. तो पहले हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, देन हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, जुडिशियल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की. सो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि सेंटर में कौन है, तो रूलर इज इन द सेंटर. ठीक है, ही इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द पावर. सो ही हैज ऑल द अथॉरिटी इन हिज हैंड. जो उसने कह दिया वही सारे लोग मानते थे. सो सबसे पहले हम इसलिए किंग के बारे में बात करते हैं. द किंग, हिज प्रिविलेजेस एंड हिज ड्यूटीज. सो देखिए, वैसे तो आप अगर विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन को देखोगे तो इट वाज अ फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन. फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन कैसे? क्योंकि जो विजयनगर एम्पायर था उसने बहुत सारे उसके समय पे फ्यूडल लॉर्ड्स थे. ठीक है, और उनसे जो है वो ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे. इसके साथ साथ वो लोग मिलिट्री भी मेंटेन करते थे. बट स्टिल हम देखेंगे जो किंग है, ही वॉज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द अथॉरिटी, और उसके हाथ में काफी सारी पावर्स हैं. एंड अगर उसके लाइफस्टाइल की बात करें तो राजा जो है वो बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीता था. ठीक है, और उसके पास काफी पैसा था, तो इसी वजह से उसने वो पैसा सारा अपने पैलेस में लगाया था. तो आप देखोगे कि उसका जो पैलेस था वो काफी ब्यूटीफुल था एंड स्ट्रक्चर इट वाज स्प्लेंडेड एंड फुल ऑफ ग्रैंड्योर. एंड ऐसा है कि उस समय के जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जैसे कि निकोलो कॉन्टी या अब्दुल रजाक, वो भी उनके रॉयल कोर्ट की तारीफ कहते हैं. एंड दे से कि इट वाज फुल ऑफ पॉम्प एंड शो. ठीक है, इसके साथ साथ इट वाज सराउंडेड बाय अ होस्ट ऑफ कोर्टियर्स, स्कॉलर्स, लर्नेड मैन, म्यूजिशियन, चीफ जस्टिस एटसेट्रा. तो ये हमने कृष्णदेव राय की जब हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में हमने वो डिस्कस किया है. तो कृष्णदेव राय के टाइम पे आप देखोगे कि जैसे कि आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे नवरत्न देखते हैं, उसी तरीके से आप इनके समय पे अष्ट देखते हैं. ठीक है, सो अब ये जो स्कॉलर्स हैं ये इनके कोर्ट्स में होते थे, म्यूजिशियंस होते थे, लर्नेड मैन होते थे. सो इस तरीके का कुछ आप देखोगे ऑरा था किंग का. इसके बाद अगर हम हेयर की बात करें, सो जब विजयनगर की जो रूलर्स होते थे, किंग्स होते थे, वो अपनी लाइफ के दौरान ही नेक्स्ट जो हेयर है उसको नॉमिनेट कर देते थे. और यूजुअली क्या होता था, जो एल्डेस्ट प्रिंस होता था वो नेक्स्ट सक्सेसर बनता था एंड उसको उस समय पे टाइटल मिलता था युवराज का. वो ये इसलिए किया जाता था जिससे कि डिस्प्यूट्स को अवॉइड किया जा सके. एंड जो किंग होता था ही असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द कोरोनेशन. बट हमें कुछ ऐसे रेफरेंसेस मिले हैं जिसमें हमने यूसरपेशन की लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि 2 बार यूसरपेशन हुआ है, जिसमें जो रिजेंट्स होते थे वो मतलब जो रूलर है क्योंकि वो वीक होता था, इनकेपेबल होता था, तो उसको हटा के वो थ्रोन हासिल कर लेते थे. तो इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं. शिव नरसिम्हा जो है, ही हैड एंट्रस्टेड द टास्क टू हिज जनरल नरस नायक एज अ रीजेंट फॉर हिज सन्स ग्रूमिंग and safety till he came of age. So, but some of the regents like Veera Narasimha and Rama Raya, they proved false and usurped the throne. तो with time क्या हो रहा है कि ये regent इतने powerful हो जा रहे हैं, जब वो देखते हैं कि जो सेंटर में जब रूलर वीक है तो वो उसको डिथ्रोन करके थ्रोन अपने हाथ में ले लेते हैं. तो ऐसे हमें काफी इंस्टेंसेस मिले हैं विजयनगर एम्पायर के टाइम पे. इसके बाद अगर हम रूलर की बात करें, उसकी ड्यूटीज की बात करें, तो ही वॉज अ डिस्पोटिक रूलर. बट वो अपने लोगों के लिए बहुत ही
ही वॉज वेरी काइंड टूवर्ड्स हिज सब्जेक्ट, ह्यूमेन एंड सिंपथेटिक, और काफी पब्लिक वेलफेयर के काम भी उसने किए हैं। एंड उसके काफी सारी ड्यूटीज वो परफॉर्म करता था, जिसमें से इम्पोर्टेंट इज टू द मेन ड्यूटी ऑफ द किंग वॉज टू शावर हिज प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग ऑन ऑल हिज सब्जेक्ट्स एंड रिड्रेस देयर ग्रीवेंसेस। तो ये उसका फर्ज बनता है कि वो अपने जो भी जनता है उसके राज्य में, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट इज टू मेंटेन एन एफिशिएंट आर्मी एंड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व लॉ एंड ऑर्डर इन हिज एम्पायर। तो राजा का ये कर्तव्य है कि जो अपने साम्राज्य में वो शांति स्थापित करे, पीस मेंटेन करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। ठीक है, और उसके लिए वो एक अच्छी आर्मी उसके पास होनी चाहिए और एक अच्छा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ द किंग्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स टू बी द रिलीजियस हेड्स एंड वर ऑलवेज एंशियस टू मेंटेन सॉलिडारिटी एंड इंश्योर पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द एम्पायर। तो जो राजा है वो एक रिलीजियस हेड भी होता था एंड उसकी कोशिश यही होती थी कि जो साम्राज्य है उसमें शांति स्थापित रहे। इसके बाद विजयनगर किंग्स they were not averse and indifferent to the economic progress of the people and always strove hard for their welfare। तो देखो, जैसे कि हमने ऑलरेडी बोला कि जो राजा होते थे उनका मेन ड्यूटी ये होती थी कि अपने दे वर मोर काइंड टूवर्ड्स देयर सब्जेक्ट, तो अपने लोगों की भलाई के लिए हमेशा काम करते थे। तो उसमें वो ये चीज भी ध्यान रखते थे कि जो लोग हैं उनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होता रहे। सो वेलफेयर के लिए काफी काम करते थे वो। इसके अलावा द किंग वाज आल्सो द सुप्रीम हेड ऑफ जस्टिस। ठीक है, न्याय जो अल्टीमेटली जो है राजा ही करेगा। सो अगर वैसे तो काफी सारे लोअर लेवल पे भी कोर्ट होते थे, बट अगर वहां पे जो पार्टी होती थी वो सेटिस्फाई नहीं होती थी विद द डिसीजन, सो अल्टीमेटली ही कुड अपील टू द किंग हु डिस्पेंस फेयर जस्टिस टू हिम। तो राजा का ये कर्तव्य है कि सही न्याय प्रदान करे, इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को फेवर करे। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। तो आप देखेंगे तभी जो किंग होता था वो ऑलमोस्ट हमेशा आप देखेंगे फेयर जस्टिस ही देता था। इसके बाद नेक्स्ट आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, राजा का अकेले काम करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, एक राजा अकेले कुछ नहीं कर सकता। सो उसके लिए ऑब्वियसली बड़े सारे मिनिस्टर्स होते थे जो उसको एडवाइस करते थे या हेल्प करते थे। सो इसके तभी हम देखते हैं इस समय पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। एंड जिसमें और ये किसके बेसिस पे चूज किए जाते थे मिनिस्टर्स? ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए तभी उनको वो पोस्ट मिलेगी। तो उस बेसिस पे उनकी सिलेक्शन होती थी। एंड कुछ जो एडवाइजर्स हैं राजा के वो थे, जो कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइजर्स थे वो थे प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, मिलिट्री कमांडर्स, रिलीजियस पंडित्स, नायक्स फ्रॉम द प्रोविंसेस, फ्यूडल वैसल्स एंड अदर लर्नेड मेन। ठीक है, एंड जो राजा है वो इनकी सबकी एडवाइस सुनता था एंड उसके बेसिस पे ही कोई भी डिसीजन लेता था। एंड ऑल दीज पीपल दे वर अफ्रेड ऑफ अधर्म। तो धर्म के हिसाब से ही चलना है, कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना। और ये दीज ऑल मिनिस्टर्स दे वर वेल वर्स्ड इन द आर्ट ऑफ राजनीति। उनको पता था राजनीति किस तरीके से करनी है। तो तभी जो राजा है वो उनको हमेशा कंसल्ट करता था और उसकी जो भी एडवाइस होती थी उनको रिगार्ड करता था और उसको फॉलो करता था। इसके अलावा आप देखेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उनको आप उसको कंपेयर कर सकते हो आप कौटिल्य की मंत्री परिषद से। ठीक है, कौटिल्य के समय पे भी हम देखते हैं उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र में भी खैर बताया है कि किस तरीके से एक राजा को रूल करना चाहिए। तो उसमें वो मंत्री परिषद के बारे में भी कहते हैं। तो आप इसको सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज सिमिलर टू द कौटिल्यास मंत्री परिषद। तो एग्जैक्टली नंबर नहीं मालूम है कि उसके मंत्री परिषद में कितने मिनिस्टर्स होते थे, बट ऐसा कई सारे हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि जो शिवाजी की अष्ट प्रधान होता था विच कंसिस्टेड ऑफ 8 मेंबर्स, तो उससे ही ये सिमिलर होता था क्या बोलते हैं विजयनगर रूलर्स का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। और ये जो अब ये सब इनकी मीटिंग कहाँ होती थी? तो मीटिंग यूज्ड टू बी हेल्ड इन अ हॉल कॉल्ड वेंकट विला समंतपा। ठीक है, जहाँ पे पूरी स्ट्रिक्टनेस मेंटेन की जाती थी कि जो भी डिसीजन है वो कहीं और बाहर ना जाए। तो वो सारी चीजें ध्यान में रखी जाती थी। इसके अलावा कुछ और भी मेंबर्स होते थे। ठीक है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे जैसे कि चीफ ट्रेजरर, द कीपर ऑफ द रॉयल जूल्स एंड द चीफ ऑफ पुलिस एंड अ लार्ज सेक्रेटेरिएट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स कंप्राइजिंग द रयास्म एंड ऑफिसर हु रिकॉर्डेड द ओरल ऑर्डर्स ऑफ द किंग। तो रयास्म एक और ऑफिशियल है, इसके अलावा और भी मैंने अभी बताए, जो कि रॉयल ऑर्डर्स को रिकॉर्ड करता था राजा के। इसके बाद कराइकन जो होता था ही वाज एन अकाउंटेंट। इसके बाद सर्वनायक, मुद्रकर्ता एंड वसत
Karyam. They were the officers connected with the king and the court and had worked assigned to them in the palace. ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑफिशियल्स थे, आप देखेंगे, जो कि राजा की हेल्प करते थे इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. So this was all about the council of minister. Now let's talk about feudal chiefs. तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला, feudal organization था. अगर हम administration देखोगे तो it was a feudal organization, but center में yes the ruler is there, उसके हाथ में सारी powers है, but इसके साथ साथ आप देखेंगे ये feudal chief भी काफी important role play करते हैं in the administration. So आप देखोगे the military chiefs or warriors who exercised power in the empire and usually control the fort and had armed supporters were known as नायक्स. तो नायक्स एक काफी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे थे. तो ठीक है, नायक्स काफी पावरफुल होते थे और ये एक मिलिट्री चीफ होते थे, वॉरियर होते थे, फोर्ट को मेंटेन करते थे. ठीक है, आर्म को हैड आर्म्ड सपोर्टर्स आल्सो. सो आप देखोगे दीज चीफ्स ऑफन मूव्ड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. तो ये नायक जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे और कई दफा तो इनके साथ काफी सारे पेजेंट्स भी होते थे जो कि हमेशा फर्टाइल लैंड की सर्च में ट्रैवल करते थे. इसके बाद their political aspiration at times conflicted with the aim of the rulers. आप देखोगे शुरुआत में तो ये इतने strong नहीं थे, later on आप देखेंगे ये जो feudal chiefs थे, ठीक है, जो नायक्स थे, they became very powerful और उन्होंने ruler के against पे revolt करना शुरू कर दिया था. So while many nayaks submitted to the authorities of the kings of Vijayanagar, those in the later period were semi-independent. तो शुरुआत में पूरी तरीके से वो राजा के ऊपर डिपेंडेंट थे, बाद में चलकर आप देखेंगे सेमी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. एंड in some times when they found ki the ruler is weak in the center, so at that point of time they declared themselves independent. So the Nayaks often rebelled and had to be subdued by military action. तो जब राजा को ये मालूम चलता था कि ये लोग रिबेल कर रहे हैं तो उनको सप्रेस भी किया जाता था. इसके अलावा अमर नायक्स होते हैं, ये भी मिलिट्री कमांडर्स थे जो कि गवर्न करते थे एंड पोजेस करते थे रेवेन्यू राइट्स ओवर लैंड और टेरिटरी कॉल्ड अमारम. तो वो एरिया जिसको अमारम बोलते हैं लैंड, तो उस पे उनपे इनको रेवेन्यू राइट्स थे जहां से ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. एंड दे आल्सो कलेक्टेड टैक्सेस एंड अदर ड्यूज फ्रॉम पेजेंट्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स एंड ट्रेडर्स इन द एरिया. तो जो एरिया उनको दिया जाता था, जो एरिया उनके पास होता था, तो वहां पे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे. इसके बाद दे हैड टू मेंटेन अ स्टिपुलेटेड कंटिजेंट ऑफ हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स व्हिच वाज प्रोवाइडेड टू विजयनगर किंग्स ड्यूरिंग वॉर्स. तो आप देखेंगे ये जो फ्यूडल चीफ्स हैं ये एनुअली तो राजा को ट्रिब्यूट पे करते ही थे, इसके अलावा वो अपनी आर्मी भी मेंटेन करते थे. ठीक है, और जब वॉर का टाइम होता था तो वो राजा को अपनी आर्मी जो है वो प्रोवाइड करते थे. ठीक है, एंड दे सेंड ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली एंड ऑल्सो appeared in the royal courts with gifts. और जब भी राजा उनको कोर्ट में बुलाता था तो वो हमेशा वो रॉयल कोर्ट में विजिट करते थे और वहां पे वो राजा को गिफ्ट्स भी प्रोवाइड करते थे. इसके अलावा द किंग्स कुड आल्सो ट्रांसफर देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो राजा के पास ये हक था कि वो टाइम टू टाइम इनको ट्रांसफर कर सके एक जगह से दूसरी जगह. एंड और ये जो फ्यूडल चीफ थे, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग गिफ्ट्स टू टेम्पल्स. तो वो मंदिरों को भी गिफ्ट्स देते थे. इसके अलावा रिपेयर्ड एंड they used to repair the tanks and also build new tanks, reclamation of waste and collection of dues from temples. तो ये सब भी इनके काम थे. इसके अलावा though the feudatories obeyed the king's order at the initial stages, their hold over military troops and land sustained their position and it ultimately loosened किंग्स ग्रिप ओवर एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए आगे चलकर क्या होता है, विद टाइम ये जो फ्यूडल चीफ्स हैं ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि एक तो उनके पास अपनी मिलिट्री है, उसके बाद आप देखेंगे वो एक तरीके से अपने एरिया में वो खुद के राजा थे. तो जिसकी वजह से विद टाइम जब सक्सेसर वीक होता था, इनकेपेबल होता था, तो वो अपने आप को डिक्लेयर साबित कर देते थे और कई बार रिवोल्ट भी करते थे. तो ये आगे चलकर लेटर स्टेजेस पे आप देखोगे इन्होंने काफी ट्रबल क्रिएट किया था फॉर द विजयनगर रूलर्स. Okay, now next we talk about the provincial administration. So provincial administration की बात करें तो आपको पता है एम्पायर, अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चलाना है तो आपको एक पूरे एम्पायर को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा. तभी आप देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट एम्पायर्स हैं उनके आगे चलकर प्रोविंसेस डिवाइडेड है, देन डिस्ट्रिक्ट्स, देन टाउन्स, विलेजेस, इस तरीके से क्लासिफिकेशन होती है. सो अगर हम विजयनगर एम्पायर की बात करें, सो इट वाज डिवाइडेड इनटू 200 प्रोविंसेस, while according to some historians included the tributary vassal states also. तो ये 200 provinces की जो बात करी है तो उसमें vassal states भी होते थे, ऐसा historians मानते हैं. और इन provinces को बोला जाता था राज्य.
एंड ये फिर आगे फर्दर डिवाइडेड थे छोटे यूनिट्स में, जैसे कि वेन थे, नाडू, सिम्हा, स्थला, कोटम, परु एटसेट्रा. एंड द डिवीजन ऑफ द एम्पायर इनटू प्रोविंसेस वर ऑन मिलिट्री लाइंस. तो मिलिट्री बेसिस पे इनका डिवीजन होता था. और ये हर एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी या आप देख लो ये जो राज्य थे, ठीक है, इनको गवर्न कौन करता था? तो यहाँ पे गवर्नर होते थे, और ये कौन होते थे? प्रिंस ऑफ द रॉयल ब्लड. तो ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे. और यूजुअली आप देखोगे जो प्रिंस होते थे वो यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट किए जाते थे. सो अमंग्स द संगम, कंपना वन एंड मारप्पा ब्रदर्स ऑफ हरिहरा वन, दे वर द गवर्नर्स. इसके अलावा कुमार कंपन्ना सन ऑफ बुक्का वन, विरूपक्षा एंड देवराय वन सन्स ऑफ हरिहरा टू, दे वर सम ऑफ द प्रिंसेस हु सर्व्ड एज प्रोविंशियल गवर्नर्स. एंड आप देखेंगे सलुवा और तलुवा जो थे, जो डायनेस्टी थी, दे डिपार्टेड फ्रॉम दिस प्रैक्टिस. क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा दे हैड वेरी फ्यू सन्स. तो इतनी सारे प्रोविंसेस में उनको गवर्नर अपॉइंट करना उनके लिए मतलब वो फिजिबल ही नहीं था. इसके अलावा आप देखेंगे जो संगम प्रिंसेस थे हु सर्व्ड एज गवर्नर्स, दे अज्यूम द टाइटल ऑफ उदयगर. सो उदयगर का टाइटल अज्यूम करा है उन्होंने, जो संगम प्रिंस होते थे. इसके बाद sometimes men of ability and experience were also appointed as governors and enjoyed a status like that of a प्रिंस गवर्नर्स. तो ऐसा नहीं है कि हर दफा जो प्रोविंस में जो गवर्नर होता था वो रॉयल फैमिली से ही होता था. कई बार ऐसे लोगों को भी जो कि केपेबल है, जिनके अंदर एबिलिटीज है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको भी गवर्नर अपॉइंट किया जाता था. एंड गवर्नर्स को बोला जाता था नायक्स और मंडलेश्वराज. ओके, सो अगर हम हिस्ट्री देखें विजयनगर रूलर्स की, तो आपको कई दफा ऐसा भी मिलेगा कि जो गवर्नर्स होते थे, जो गवर्नरशिप है एक प्रोविंस में, इट यूज्ड टू पास फ्रॉम फादर टू द सन. तो बेटे के बाप के बाद फिर उसका बेटा नेक्स्ट गवर्नर बनता था. तो जैसा हम एग्जाम्पल भी मिलता है, कंपना वन इज नोन टू हैव बीन सक्सीडेड बाय हिज सन संगम टू as governor of उदयगिरी राज्य. Apart from it, few of the governors held dual charges. तो देखो कई ऐसे गवर्नर्स भी होते थे जो कि गवर्नर थे ऑब्वियसली प्रोविंस के, इसके साथ साथ वो और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे, जैसे कि फॉर इंस्टेंस सलुवा तम्मा, he was the prime minister of कृष्णदेवराय and was the governor of कोंडावड्डू. तो कई दफा ये जो गवर्नर्स थे ये डुअल रोल प्ले करते थे, एक तो गवर्नर, दूसरा कई इंपॉर्टेंट पोस्ट पे इनको अपॉइंट भी किया जाता था. वैसे ही आप देखेंगे जैसे सलुवा वीर नरसिम्हा नायक, he was the prime minister of अछूते राया and governed तिरुवल्ली राज्य. तो आप देखेंगे ये दो रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं. एंड दीज मिनिस्टर गवर्नर्स, तो इन्हीं को इसीलिए कह रहे हैं मिनिस्टर्स गवर्नर्स, एडमिनिस्टर देयर प्रोविंसेस थ्रू डिप्यूटीज नोन एज कार्यकर्ता. तो जब ये दो रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रोविंस में इनके पास कुछ कार्यकर्ता होते थे जो इनके बिहाफ पे, मतलब जो भी ये बोलते थे उसके अकॉर्डिंगली दे यूज्ड टू वर्क. इसके बाद अगर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, सो इट वाज अ मिनिएचर रेप्लिका ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. तो जिस तरीके से सेंटर में काम होता था, तो उसी तरीके से आप देखेंगे प्रोविंस में भी काम होता था. और ये जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, दे अपीयर टू एंजॉय वास्ट पावर्स. तो जिस तरीके से सेंटर में राजा के पास बहुत ज्यादा पावर है, उसी तरीके से प्रोविंस में इन गवर्नर्स के पास बहुत ज्यादा पावर्स थी. उनके खुद के कोर्ट होते थे, दे हैड देयर ओन ऑफिसर्स, दे मेंटेन्ड देयर ओन आर्मीज, रूल्ड देयर टेरिटरीज विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी, so long as they regularly perform their duties and obligations to the imperial houses. तो आप देखोगे कि कई दफा राजा भी इनके मामलों में इंटरफेयर नहीं करते थे. इनका खुद का कोर्ट है, खुद के ऑफिसर है, खुद की मिलिट्री है. So no doubt he acted like a despot in his own province, but the powerful kings kept a constant vigil on their actions. तो देखिए जैसे कि कृष्णदेवराय थे, तो he was a powerful king, तो इनके ऊपर पूरा नजर रखते थे. बट कई दफा जब रूलर वीक होता था तो फिर ये लोग फिर इनके पास अगेन दे एंजॉयड अ वास्ट पावर और रिबेल कर देते थे. इसके बाद they also had the right of imposing taxes. तो न्यू टैक्सेस इम्पोज करते थे, पुराने को वो हटा भी सकते थे. और वो खैर ये भी देखते थे कि जो उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनके वेलफेयर का भी ये ध्यान रखते थे. इसके अलावा आप देखेंगे देयर आर ग्लेयरिंग इंस्टेंसेस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स इंक्रीजिंग देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस एट द एक्सपेंसेस ऑफ द इंपीरियल हाउस एज एंड व्हेन दे फाउंड द रूलर्स टू बी वीक एंड फिबल. तो देखिए हम जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में किंग की बात कर रहे थे, तो कई दफा क्या होता था, ये प्रोविंशियल गवर्नर जो कि रिजेंट बोल रहे हैं, तो जब राजा ने उसको बेटे के लिए अपॉइंट किया कि वो उसकी देखरेख करे या उसको ट्रेन करे, सो जब उसने ये पाया,
ठीक है, जब यूसर्पर की जब हम बात करते हैं, यूसर्पेशन की, सो जब नरसिम्हा ने ये देखा कि जो रूलर है वो वीक है, तो उसने फिर उसको डीथ्रोन करके थ्रोन हासिल कर दिया। सो कई दफा ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी क्रिएट कर देता है एम्पायर के लिए, कि जैसे ही इनको ये मालूम चल रहा है ये गवर्नर्स को कि सेंटर में रूलर वीक है, तो ये वहां पे खुद गद्दी हासिल कर ले रहे हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो जो प्रोविंसेस है, आगे चलकर आप देखेंगे वो फिर आगे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सो इट वाज डिवाइडेड इनटू नाडूज एंड कोटम्स व्हिच कंप्राइज टाउन्स एंड विलेजेस। सो टाउन्स और विलेजेस में आगे चलकर ये डिवाइडेड है। सो अगर हम विलेज की बात करें, सो जो विलेज है, इट इज द इन द एंशिएंट हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ये जो विलेज है वो सेल्फ सफिशिएंट होती थी, ठीक है, वो खुद अपने आप को सारे अफेयर्स खुद ही मैनेज करती थी। सो विलेज का जो हेड होता था उसको बोला जाता था महानायक चर्य। इसके अलावा आपको बहुत सारे और भी ऑफिशियल्स मिलेंगे, जैसे कि आयगर जो है, ये आयगर की जो पोस्ट है ये एक हेरिडिटरी ऑफिसर होता था, मतलब कि बेटों में भी आगे ये पास ऑन होती थी पोस्ट। एंड ही वर एम्पावर्ड टू डिसाइड पिटी डिस्प्यूट। इसका काम क्या होता था कि घर जो मामले हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उसको सॉल्व करे, रेवेन्यू को कलेक्ट करे और ये देखे कि विलेज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। इसके अलावा और भी बड़े सारे लोकल ऑफिसर्स होते थे एंड डिग्निटरीज हु लुक्ड आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द लोकैलिटीज, जिसमें से एक ऑफिशियल है परुपत्यागर। इसका मेन फंक्शन था एज द गवर्नमेंट चीफ टैक्स कलेक्टर। सो ही यूज्ड टू कलेक्ट द टैक्स एंड अपनी लोकेलिटी में वो टैक्स कलेक्ट करता था। एंड ही वाज आल्सो इन चार्ज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ फोर्ट्स एंड वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर एंड एक्टेड एज द ट्रस्टीज ऑफ द ग्रांट्स मेड बाय द किंग। ठीक है, तो फोर्ट को मेंटेन कर रहा है, पब्लिक वेलफेयर का काम देख रहा है, टैक्स कलेक्ट कर रहा है और ट्रस्टी भी है ये ग्रांट्स का, ठीक है, राजा की तरफ से। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट ऑफिसर है जिसको बोलते थे अधिकारी। सो ही अटेस्टेड द पर्टिकुलर डीड्स एंड कंफर्म लैंड्स ग्रांट्स। इसके बाद आता है अंतरिमर्स हु प्लेड पाइवटल रोल इन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बाय कंट्रोलिंग द वर्किंग सिस्टम ऑफ द विलेज असेंबलीज एंड अदर लोकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखता था अंतरिमार किस तरीके से फंक्शन हो रहा है, किस तरीके से विलेज असेंबली काम कर रही है, कैसे लोकल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो वो सारी चीजों को ये देखता था। इसके बाद होता था सेना भोवाज। ये एक अकाउंटेंट होता था जो कि रेवेन्यू रजिस्टर को मेंटेन करता था विलेज में। इसके बाद आता है मध्यस्थ। He acted as an arbitrator in connection with real estate transaction। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होती थी उसके ऊपर मध्यस्थ ध्यान रखता था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट ऑफिसर था जो था पेरियन्न तूविल्लल। He attested the documents को अटेस्ट करता था। इसके बाद था नाटू नायकर्स। He played the role of superintendent and received tax free lands from the किंग। तो एक तरीके से सुप्रिटेंडेंट का रोल प्ले करता था और टैक्स फ्री लैंड जो है वो मिलती थी इसको राजा से। सो दिस वाज अबाउट सो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे टिल दी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसमें हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। इसके बाद जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और इसके साथ साथ इकोनॉमी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो ये खैर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी इतना ही करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीबडी, एंड इफ यू like the video, so please subscribe the channel, like, share and comment, and thank you so much for watching the video. I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe.